अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी ही कुछ कहानी है दो लड़कियों की, कनिका और आरोही की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। कनिका हर रोज आरोही को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाती है। आरोही, आजा, खेलना नहीं है क्या? तभी आरोही बाहर आई। हाँ, चल कनिका, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है, वो दोनों तो बस दोस्त हैं, लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाली हैं। इसीलिए शाम को कनिका की माँ अवनी ने कनिका से कहा, कनिका, तुम उस बस्ती में जाना बंद करो, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, वहाँ मेरी सहेली रहती है, आरोही। वो बस्ती में रहने वाली गरीब गंदी लड़की तुम्हारी सहेली है? ओहो, देखो कनिका, हम लोग अमीर हैं, अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाली हो, अब तुम उस गरीब लड़की के साथ खेल नहीं सकती। अवनी ने तो कनिका को मना कर दिया और कनिका ने चुपचाप बात मान भी ली। लेकिन आरोही की माँ लक्ष्मी आरोही को यही बात समझा नहीं पा रही थी। आरोही, कनिका अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटी। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, आप देख लेना, कनिका हर रोज मेरे साथ खेलेगी। बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाली हो, और वहीं कनिका अमीरों के स्कूल में जाने वाली है, समझा करो बेटा। ये अमीर गरीब क्या होता है माँ? लक्ष्मी के पास इस बात का जवाब नहीं था। अगले दिन कनिका अमीरों वाले स्कूल में गई और आरोही सरकारी स्कूल में। कनिका के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर आरोही के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। आरोही के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। चलो बच्चों, बैठ जाओ सभी। लेकिन सर, यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पर बैठ जाओ। आरोही के साथ सभी बच्चे जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के कपड़े भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। आरोही ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद आरोही के पास मुन्नी नाम की एक लड़की आई। अरे आरोही, मेरे साथ दोस्ती करेगी? साथ में खेलेंगे? नहीं मुन्नी, कनिका मेरी दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलती हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़की देखना, वो तुझे धोखा देगी, धोखा। हाँ। आरोही को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयाँ दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर कनिका ने रोशनी नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती कर ली। रोशनी के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, तुम मेरे घर पर आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर कनिका और रोशनी गेम खेलने लगे और आरोही घर के बाहर कनिका को बुलाने के लिए आई। कनिका, खेलना नहीं है क्या? आजा। कनिका बालकनी से बाहर निकली और बोली, नहीं, मैं आज से तेरे साथ नहीं खेलूंगी। लेकिन क्यों नहीं? तू गरीब है, हम दोनों के स्कूल भी अलग अलग है, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते, तू चली जा यहाँ से। अब आरोही का दिल टूट गया। वो घर गई और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोती रही।
माँ, कनिका ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है माँ? अमीर क्या होता है माँ? बताओ ना माँ, बताओ ना। आरोही फूट फूट कर रो रही थी। साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आज आरोही समझ गई थी कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे। जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर बैठकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर कनिका के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था। सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे। साथ साथ अच्छा अच्छा खाने को और खेलने को भी मिलता था। इन सब के बीच में कनिका आरोही को भूल चुकी थी और आरोही पढ़ाई कर रही थी। उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए थी। इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन होता है। उनमें आप में से कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एग्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता ही नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर। जीतेंगे? लेकिन कैसे? तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट हैं, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। मैं मन लगा कर पढ़ूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगी। मैं दिखा दूंगी कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा। आरोही को देखकर टीचर में भी जोश आ गया और वो आरोही को अच्छे से पढ़ाने लगे। उधर कनिका ने भी अपने स्कूल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नए दोस्तों के साथ मस्ती करने और वीडियो गेम खेलने में ही था। और आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया। आरोही और कनिका आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में कनिका ने आधे सवालों का जवाब नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन आरोही ने सभी सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया और पहला मुकाबला जीत गई। और फिर क्विज की बारी आई। जज ने पूछा, हाँ तो बताइए, भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया आरोही। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। बहुत अच्छा। क्या बात है कनिका, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में ही पता है। कनिका शर्मिंदा हो गई। आरोही ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलरशिप मिली। कनिका आरोही के पास आकर बोली, आरोही, मुझे माफ कर दे। बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गई थी। क्या तू फिर से मेरी सहेली बनेगी? हाँ कनिका, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं और दोस्ती में तो अनबन होती रहती है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से सहेलियां बन गयीं। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए। आरोही की वजह से उसके स्कूल में सुधार आया। स्कूल में टीचर सही समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे। बैठने के लिए बेंच, शौचालय, सब कुछ का इंतजाम हो गया और सभी बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने लगे। शकुंतला एक गरीब औरत थी। वो दर्जी का काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। शकुंतला का पति बहुत ज्यादा शराबी था, जिसके चलते वो कुछ समय पहले ही लीवर की बीमारी से पीड़ित होकर भगवान को प्यारा हो चुका था। उसके जाने के बाद शकुंतला के ऊपर उसकी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी थी, जिनकी परवरिश के लिए शकुंतला ने बहुत मेहनत की थी। रात के 2 बजे शकुंतला अपने घर में सिलाई कर रही होती है।
और मुझे मेरी तीनों बेटियों के लिए कपड़े खरीदने हैं। उन तीनों के कपड़े फट गए हैं। उन तीनों की शादी के लिए उन्हें अच्छे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। शकुंतला ऐसा सोचकर रात भर सिलाई करती रहती है। अगले दिन वो उन कपड़ों को कस्टमर के घर ले जाती है और उनसे पैसे ले आती है, जिसके बाद वो उन पैसों से अपनी तीनों बेटियों के लिए नए सूट खरीद कर लाती है और फिर खुद ही अपने हाथों से उन्हें सिलकर अपनी तीनों बेटियों को दे देती है। तुम तीनों के ही सूट फट गए थे और मेरे पास पहले इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए सूट ला सकूं। लेकिन रात भर मैंने मेहनत की और देखो ये सूट कितने प्यारे लग रहे हैं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। शकुंतला की तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती हैं, आप हमारी हर एक खुशी के लिए कितना कुछ करती हो। आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। पिताजी के बाद आपने अकेले ही हम तीनों बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे और आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। लेकिन हमें नए कपड़े दिलाने की आपको जरूरत ही क्या थी। आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो घर के खर्च में काम आ जाते तो अच्छा होता। बेटी, जितना भी कमाती हूँ मैं सब तो घर के खर्चों में ही लग जाते हैं। तो चिंता ना कर, मैं और पैसे कमाकर घर की बाकी की जरूरत को पूरा कर दूंगी। अभी तुम तीनों जाकर ये कपड़े पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम तीनों को दिखाने के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। शकुंतला के कहने पर रानी प्रिया और सुमन तीनों ही तैयार होने के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद पंडित एक ललिता नाम की औरत को शकुंतला के घर पर ले आता है। आओ बहन जी, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी 3 बेटियां हैं और दर्जी का काम करके वो उनकी जरूरत को पूरा करती है। अरे बड़ी ही मेहनती औरत है और तीनों बेटियां भी बहुत काबिल है। एक बार आप देखोगी तो अपने तीनों बेटों के लिए तुरंत ही पसंद कर लोगी। ऐसा बोलकर पंडित ललिता को घर के अंदर ले आता है, जहां वो शकुंतला से मिलती है और उनका गरीब घर देखकर ललिता शकुंतला से कहती है, बहन जी आपकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसी ही लड़कियां चाहिए थी अपने तीनों बेटों के लिए। मुझे ये रिश्ता करने में कोई भी आपत्ति नहीं है और हाँ, आपको दहेज देने की भी कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। बस आप शादी के जोड़े में अपनी तीनों बेटियों को विदा कर दीजिएगा और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर शकुंतला बहुत खुश होती है। वो ललिता को गले से लगा लेती है और उसके बाद कहती है, बहन जी आप तो बहुत ही समझदार हो। आपने तो ये कहकर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी। बस आप जल्दी से शादी की तैयारी में लग जाइए। मैं अपनी बेटियों को आपके घर जल्द से जल्द भेजना चाहती हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच में धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच अब शकुंतला के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी तीनों बेटियों की शादी के जोड़े खरीद सके। वो दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ती है। इसके बाद वो उन पैसों को लेकर लहंगे खरीदने की दुकान पर पहुंचती है, जहां वो अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगे पसंद करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इन लहंगों को पहनने के बाद तो मेरी तीनों बेटियां बहुत सुंदर लगेंगी। भैया जी कितने में दिए हैं ये तीनों लहंगे? शकुंतला के पूछने पर दुकान वाला उससे कहता है, जिस लहंगे को आपने पसंद किया है वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही महंगा और सबसे फेमस डिजाइनर का लहंगा है और ये एक लहंगा पूरे 20,000 रुपए का है, यानी कि 3 लहंगे 60,000 रुपए के हो गए। इतने पैसों का नाम सुनते ही शकुंतला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो दुकान वाले से कहने लगती है, बाप रे बाप, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने पैसों के सिर्फ और सिर्फ लहंगे? तुम लोगों ने तो लूट मचा कर रखी है।
तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं है कि वो इस महंगे लहंगे को खरीद सके, इसलिए जिस जगह से उठकर आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। तुम जैसे चलते फिरते फकीरों से इतने महंगे लहंगे खरीदे नहीं जाएंगे। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान में जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर शकुंतला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती और शर्मिंदा होकर वापस घर आ जाती है। वहीं वो सिलाई करते हुए रोने लगती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, 2 दिन बाद मेरी बेटियों की शादी है और मेरे पास उन्हें पहनाने के लिए लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब माँ हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या पहनाऊंगी अपनी बेटियों को उनकी शादी में? शकुंतला रोते हुए सिलाई कर रही होती है, लेकिन तभी सिलाई करते करते उसे एक ख्याल आता है। इतने महंगे लहंगे तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खरीद पाऊंगी अपनी बेटियों के लिए, लेकिन हाँ, जब मैं खुद ही एक दर्जी हूँ तो मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत ही क्या है। मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए लहंगे खुद भी तो बना सकती हूँ। शकुंतला के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। इसके बाद वो अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी तीनों बेटियों के लिए लहंगे सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे बना लेती है, जिसे देखकर उसकी तीनों बेटियां भी कहती हैं, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। हाँ माँ, आपने ये सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीदे हैं? माँ, ये तो बहुत महंगे होंगे ना? नहीं बेटी, इन लहंगों को मैंने कोई दुकान से नहीं खरीदा, बल्कि खुद सिलकर बनाया है अपनी तीनों प्यारी बेटियों के लिए। ये सुनकर उसकी तीनों बेटियां हैरान रह जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, अरे वाह माँ, आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, हमें तो पता ही नहीं था। वैसे जब आप खुद इतने प्यारे लहंगे बना सकती हो तो आप इन्हें बनाकर अच्छी कीमत पर बेच भी तो सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। आप क्यों ना लहंगे बेचने का काम ही शुरू कर दो और आप कीमत भी इतनी रखना कि एक गरीब इंसान आपके बने लहंगे को खरीद सके। सुझाव तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में जरूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे तुम्हारी शादी की बाकी की तैयारियां भी करनी है। शकुंतला के ऐसा कहने के बाद वो अपनी बेटियों की शादी की तैयारी में लग जाती है। 2 दिन बाद ललिता अपने तीनों बेटों के साथ बहुत धूमधाम से बारात लेकर आती है, जहाँ शकुंतला मंडप में अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों के पहने हुए लहंगे पहनाकर बैठा देती है। देखते ही देखते ललिता के तीनों बेटों की शादी शकुंतला की तीनों बेटियों से हो जाती है और शकुंतला खुशी खुशी अपनी तीनों बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देती है। इसके बाद शकुंतला अपनी सिलाई मशीन पर खुद के बने हुए लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। खुद के बने हुए डिजाइनर लहंगे तो बहुत ही सही दाम पर बिक रहे हैं। इतना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। शकुंतला खुशी खुशी अपने घर लौट आई और अब धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती है और अपने जीवन में हंसी खुशी से रहने लगती है। खड़गपुर नाम के एक गांव में जानवी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ कल्याणी देवी के साथ रहती थी। उनके घर में और कोई भी नहीं था। जानवी जब छोटी थी तब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। उसके पापा के चले जाने के बाद उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। जिसके बाद जानवी घर में ही सिलाई का काम करने लगी। सिलाई करके वो जो भी पैसे कमाती थी उससे उनका घर चलता था। जानवी बहुत मोटी थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे। पैसों की कमी के चलते जानवी अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाती थी और सब लोग उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन जानवी स्कूल जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे उसकी स्कूल की सहेलियाँ मिल जाती हैं और वो कहती हैं, अरे मोटी, इतना लेट क्यों घर से निकली है? तुझे अब तो 2 दिन लग जाएंगे स्कूल पहुँचने में। अरे नहीं, इसको तो ट्रक से जाना चाहिए। तभी वहाँ पर
जानवी की चचेरी बहन पल्लवी आ जाती है। पल्लवी का घर जानवी के घर के पास ही था और वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन पल्लवी के घर वाले जानवी और उसकी मम्मी की बिल्कुल भी मदद नहीं करते थे। और पल्लवी भी बहुत घमंडी लड़की थी, वो भी हमेशा जानवी का मजाक उड़ाती थी। अरे तुम लोग इसको ऐसे मत बोलो, अगर ये गुस्सा हो गई तो जमीन में छेद कर देगी। ये कहकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगती हैं। जानवी उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती और अपने घर वापस जाकर वहाँ बैठकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इसमें मेरी क्या गलती है कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है? बेचारी जानवी रोते रोते वहीं सो जाती है। सब लोगों के मजाक उड़ाने की वजह से वो अंदर से टूट जाती है और घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। जानवी की ये हालत देखकर उसकी माँ सोचती है, लगता है जानवी किसी चीज से बहुत परेशान है। कितने दिन हो गए वो घर से बाहर नहीं निकली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी बीमार हो जाएगी। फिर जानवी की माँ जानवी के पास जाती है और जानवी से कहती है, क्या हो गया बेटी? तू कुछ दिनों से बहुत उदास है, मुझसे भी तू ठीक से बात नहीं करती। अगर तुझे कुछ परेशानी है तो तू मुझे बता दे बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। माँ, सब लोग मेरी मोटी और बदसूरत होने का मजाक उड़ाते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है माँ? बेटी, तू कब से दूसरों की बातों को इतना सुनने लगी? लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कहना। लेकिन माँ, पल्लवी तो मेरी बहन है ना, वो भी मेरा मजाक उड़ाती है। अगर मैं खूबसूरत होती तो वो मुझसे अच्छे से बात करती। बेटी, खूबसूरत बदसूरत कुछ भी नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। पल्लवी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मगर तुम्हारा दिल उससे बहुत अच्छा है। उसके बाद जानवी की माँ जानवी को घर से बाहर थोड़ा घूमने जाने के लिए कहती है और कुछ पैसे देकर उसे दुकान से बिस्किट खरीद के खाने को कहती है। फिर जानवी दुकान पर चली जाती है और दुकान से बिस्किट खरीद के जब वो वापस आ रही होती है तभी उसके सामने एक भिखारन आ जाती है। फिर वो भिखारी जानवी से कहती है, बहन, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। एक काम करो, तुम मेरा ये बिस्किट ही खा लो। इतना कहकर जानवी दुकान से खरीदा हुआ बिस्किट उस भिखारन को दे देती है। पर जानवी जैसे ही अपना बिस्किट उस भिखारन को देती है, वैसे ही अचानक वो भिखारन अपना रूप बदल लेती है और जानवी के सामने एक परी के रूप में आ जाती है। जानवी उस परी को देखकर बहुत डर जाती है और उससे कहती है, आप कौन हो और आप मेरे पास क्यों आई हो? मेरा नाम सिंड्रेला परी है, मैं एक सुंदर से परीलोक में रहती हूँ। आज मैं तुम्हारे घर के बगल से ही जा रही थी, तब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए एक भिखारन बनकर तुम्हारे पास आई थी और तुम मेरी परीक्षा में पास हुई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ये कहकर सिंड्रेला परी अपने जादू से वहाँ पर एक सुंदर सा लहंगा प्रकट करती है और उसे जानवी को देते हुए कहती है, ये लो, ये लहंगा तुम रख लो, घर जाकर इसको पहन लेना। ये पहनने से तुम्हारी सब परेशानी खत्म हो जाएगी और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस लहंगे से मांग लेना, तुम्हें वो सब मिल जाएगा। जानवी उस लहंगे को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सिंड्रेला परी का शुक्रिया करके वहाँ से घर चली जाती है। घर जाकर जानवी जब उस लहंगे को पहनती है तो वो लहंगा पहनते ही जानवी बहुत ही सुंदर हो जाती है और उसके चेहरे पर एक अलग सी ही चमक आ जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और जानवी को देखकर चौंक जाती है। अरे जानवी, इतना सुंदर लहंगा तुझे कहाँ से मिला बेटा? माँ, ये लहंगा मुझे सिंड्रेला परी ने दिया है। देखिए ना माँ, इस लहंगे को पहनते ही मैं कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ।
ये क्या कह रही है तू मुझसे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जानवी अपनी माँ को सब कुछ खुलकर समझाती है और ये सुनकर जानवी की माँ भी बहुत खुश हो जाती है और सिंड्रेला परी को शुक्रिया कहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और अब जानवी के घर की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। उन लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाती है। उनको जो भी चाहिए होता है वो उस लहंगे से मांग लेते हैं। फिर जानवी उस लहंगे की मदद से गरीब लोगों की मदद करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो बाहर गरीबों को खाना खिला रही होती है कि तभी वहाँ पर पल्लवी और उसकी कुछ सहेलियाँ आ जाती हैं। जानवी का ये सुंदर रूप देखकर पल्लवी उससे जलने लगती है और मन ही मन कहती है, अरे ये जानवी की बच्ची इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तो और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जो कल तक खुद भिखारन थी आज वो दूसरों को खाना खिला रही है। शायद इसने कहीं से चोरी की होगी। मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। ये पता लगाने के लिए पल्लवी चुपके से जानवी के घर के पास जाती है और उसे जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, तो जानवी इस जादुई लहंगे की वजह से इतनी ज्यादा उछल रही है। मैं तो इस लहंगे को इससे छीन कर ही रहूंगी। ये कहकर पल्लवी वहाँ से वापस घर आ जाती है। उसी रात को पल्लवी फिर से छुपकर जानवी के घर में आ जाती है। उस वक्त जानवी सो रही होती है। तब पल्लवी उस लहंगे को चुरा लेती है और बाहर आकर उस लहंगे को आग लगाने की कोशिश करती है। वो आग लगाने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है। लालची लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने जानवी का लहंगा चुराया? आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानवी से बदला लेने के लिए ऐसा किया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो तुझे मैं जान से नहीं मारूंगी, लेकिन सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ये कहकर सिंड्रेला परी पल्लवी को एक आँख से अंधी कर देती है और उससे कहती है, जब दोनों आँखों से तू किसी की अच्छाई नहीं देख सकती तो फिर एक आँख ही काफी है तेरे लिए। इसके बाद पल्लवी रोते रोते अपने घर चली जाती है और सिंड्रेला परी वो लहंगा लेकर जानवी को वापस कर देती है। इसके बाद जानवी और उसकी माँ हंसी खुशी से रहने लगती है और उस लहंगे की मदद से हमेशा गरीब लोगों की मदद करती है। पटना के एक छोटे से गांव में पाखी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। घर का खर्च चलाने के लिए पाखी की माँ लड़कियों का मेकअप करती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक ब्यूटी पार्लर खोल सके, इसलिए वो लड़कियों का मेकअप घर पर ही किया करती थी। पाखी अपनी माँ से मेकअप करने का हुनर सीखा करती थी। फिर एक दिन पाखी की माँ बीमार पड़ जाती है और फिर पाखी की माँ कलावती बोलती है, बेटी, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैंने तुझे मेकअप करने का हुनर सिखा दिया है, उससे तू अपना गुजारा करना बेटी। हमारी ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत होती है। तू हमेशा अच्छाई की राह पर चलना और लालच में आकर कभी किसी को धोखा मत देना। हाँ माँ, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगी, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पाखी अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। तभी अचानक पाखी की माँ के प्राण छूट जाते हैं। इस तरह पाखी पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालती है। माँ के गुजरने के बाद पाखी लड़कियों का मेकअप करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन निशा नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और बोलती है, सुनो, आज मेरी शादी होने वाली है। मैं बहुत गरीब हूँ। शादी की तैयारी में सारे पैसे खर्च हो गए। मेरे पास मेकअप कराने के लिए एक भी रुपया नहीं है। मदद के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। प्लीज मेरा मेकअप कर दो। अरे तुम उदास मत हो, मैं मुफ्त में तुम्हारा मेकअप कर दूंगी, क्योंकि गरीबी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आओ यहाँ बैठो। फिर पाखी अपना मेकअप बॉक्स खोलकर देखने लगती है। अरे ये क्या, इसमें तो बहुत थोड़ा मेकअप बचा हुआ है। आज तो मुझे हेमलता मैडम का भी मेकअप करना है। खैर कोई बात नहीं, पहले मैं इस लड़की का मेकअप कर देती हूँ।
उसके बाद पाखी उस लड़की का बहुत अच्छा सा मेकअप कर देती है। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। इस बात से खुश होकर वो लड़की पाखी को गले लगा लेती है और पाखी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ हेमलता मैडम आ जाती है, जो कि उस गांव की सबसे अमीर औरत थी। चल जल्दी से मेरा मेकअप कर। हेमलता मैडम, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपका मेकअप नहीं कर पाऊंगी। किसी दूसरे पार्लर में जाकर आप अपना मेकअप करवा लीजिए। ये सुनते ही हेमलता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से से बोलती है, तुझे मैंने पहले ही कहा था आज मुझे मेकअप करवाना है और तू मुझे बता रही है तेरे पास मेकअप नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, चल जल्दी से मेरा मेकअप कर। मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मेरे पास एक गरीब लड़की आई थी। उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी आज शादी थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसका मेकअप कर दिया। ये देखिए, मेकअप का सामान खत्म हो गया है। तेरी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। हेमलता अपने घर पर फोन करके नौकरों को बुला लेती है और नौकरों से पाखी का घर पूरी तरह से तोड़वा देती है। अपने घर को टूटा हुआ देखकर पाखी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हेमलता हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। उस दुष्ट औरत ने मेरा घर तोड़कर बर्बाद कर दिया। अब तो मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद पाखी एक बड़े से पेड़ के नीचे रहने लगती है। कुछ दिनों बाद पाखी के पास वही लड़की आती है जिसका उसने मुफ्त में मेकअप किया था और उसकी ये हालत देखकर बोलती है, अरे पाखी, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर पाखी रोते हुए अपने साथ बीती हुई बातें उसे बता देती है। तब निशा कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खास तरह का मेकअप का बॉक्स लेकर आई हूँ। इसके अंदर अलग अलग रंग के जादुई अंडे हैं। इन अंडों से तुम किसी को भी खूबसूरत बना सकती हो। और हाँ, ये थोड़े पैसे भी रख लो, इससे तुम अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेना। इससे पहले पाखी उस लड़की का शुक्रिया अदा करती, वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। पाखी को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद पाखी उस लड़की के दिए गए पैसों से अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। थोड़ी देर के बाद एक उर्मिला नाम की औरत अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर आती है और बोलती है, सुनो लड़की, वक्त से पहले ही अचानक मेरी बेटी के बाल सफेद हो गए हैं। इसका चेहरा देखो कितना बदसूरत बन गया है। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या तुम अपने मेकअप से इसको खूबसूरत बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसके बाद पाखी अपने जादुई मेकअप से जादुई अंडा निकालकर उस लड़की के सर पर फोड़ देती है और अगले ही पल उस अंडे की शक्ति से उस लड़की के सारे बाल सफेद से काले हो जाते हैं और साथ ही उस लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और पाखी को मुंह मांगे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से पाखी जादुई अंडों की मदद से लड़कियों को खूबसूरत बनाकर अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन अचानक उस गांव में बहुत तेज भूकंप आता है। लोगों के घर पूरी तरह से टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता। एक तरफ हेमलता का घर बहुत बड़ा और मजबूत था। भूकंप का उस घर पर कोई असर नहीं होता। सभी लोग उस घमंडी हेमलता के घर पर मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन हेमलता सभी लोगों को डांटकर वहाँ से भगा देती है। पाखी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सभी लोगों को अपने पास बुलाकर उन्हें मुफ्त का खाना खिलाती है। लेकिन कुछ दिनों में पाखी के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। ये क्या, मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं गांव वालों को खाना कैसे खिलाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी पाखी के सामने अचानक से वही लड़की प्रकट होती है। चिंता मत करो पाखी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। उस दिन तुम अचानक से गायब हो गई थी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अगले ही पल वो लड़की एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है।
मैं परी लोग की सिंड्रेला परी हूँ। मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत ही ईमानदार और सच्ची लड़की हो। तुमने सच्चे मन से सबकी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को जादुई ब्यूटी पार्लर के रूप में बदल रही हूँ। लोगों का मेकअप करने के साथ साथ तुम लोगों को पेट भर खाना भी खिला सकती हो। परी इतना कहते ही जादू से पार्लर में ढेर सारी अनाज की बोरियां प्रकट हो जाती हैं। ये अनाज की बोरियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम इसी तरह लोगों की सहायता करती रहना। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से पाखी अपना जादुई ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ गरीब लोगों को रोजाना फ्री में खाना भी खिलाने लगती है। लोगों की भलाई और मदद करते हुए वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।